तो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे माय लास्ट डचेस के आपकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ 3 लेक्चर आपके हो चुके हैं, जिसमें पहला लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन एंड की पॉइंट्स के बारे में बात किया था और उसकी समरी के बारे में। दूसरे लेक्चर में मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताया था आपको, और तीसरे लेक्चर में मैं एक्सप्लेनेशन लिखना सिखाया था, ठीक है, कोई भी लाइन का, क्योंकि वो सारे 7 मार्क्स के आते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रिटिकल अप्रिसिएशन कैसे लिखेंगे किसी भी पोएम का, ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिक हम माय लास्ट डचेस के बारे में बात करेंगे, क्रिटिकल अप्रिसिएशन के बारे में, ठीक है। क्योंकि आपके पेपर 2 में ये माय लास्ट डचेस पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी में आपकी 20 मार्क के पूछे जाते हैं। पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी में बहुत सारे पोएम हैं, लेकिन उसमें जो है ये पोएम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये पोएम पढ़ के ही आपको जाने, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसमें से आएंगे लॉन्ग आंसर, तो कौन आएंगे? क्रिटिकल अप्रिसिएशन, वो भी 20 मार्क का, तो इसको छोड़ के मत जाइएगा। अब एक बार आपको पहले रिवीजन करवा देता हूँ, ये 4 लेक्चर हो चुके हैं, 2 दिन के गैप हो गया इसमें, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन होते क्या है। तो देखिए, क्रिटिकल अप्रिसिएशन मतलब होता है कि एनालाइज करना पोएम का, ठीक है। अब एनालाइज कैसे करेंगे? तो उसमें इंट्रोडक्शन देंगे, उसकी सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करेंगे, उसमें थीम है तो थीम के बारे में, बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उसमें लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, उसमें मीटर के बारे में, उसके बाद कंक्लूजन देंगे, तब उसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन अच्छे से तैयार होगा, ठीक है। डायरेक्ट समरी लिखने से नहीं होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें का यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए, आपकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन का ये लास्ट वीडियो है, और क्रिटिकल अप्रिसिएशन के साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे 3 लेक्चर में आपका सारा कुछ हो चुका है। अब ये लास्ट बचा था, तो आज ये भी ख़त्म ही कर देते हैं। तो चलिए, आपकी वीडियो में बात करते हैं। तो देखिए, क्रिटिकल अप्रिसिएशन में सबसे पहला पॉइंट हम किस चीज़ का देंगे? माय लास्ट डचेस का क्रिटिकल माय लास्ट डचेस, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा लिखा गया है, उसके क्रिटिकल अप्रिसिएशन की बात करें तो देखिए, उसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन में सबसे पहला पॉइंट क्या है? इंट्रोडक्शन का। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? माय लास्ट डचेस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग विच इज़ ब्यूटीफुली रिटन बाय अ फेमस विक्टोरियन पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग। अब देखिए, माय लास्ट डचेस क्या है? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब क्या होता है कि उसमें सिंगल उसमें जो जो स्पीकर जो होता है वो सिंगल वो। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है? तो देखिए, स्पीकर जो होता है वो क्या खुद एक तरफ से बोलते जाता है, और सामने वाला जो लिसनर होता है वो साइलेंट लिसनर होता है, ठीक है, वो चुपचाप सुनते रहता है। और पूरा का पूरा पोएम में किसी कैरेक्टर द्वारा पूरा का पूरा पोएम बताया जाता है, ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिटरेरी टर्म वाले आपको तीसरे लेक्चर में दिया हुआ है, उसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में अच्छे से बताया गया, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो माय लास्ट डचेस क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया। किससे? एक विक्टोरियन पोएट से, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग है। अब विक्टोरियन पोएट्री वाली भी कल वीडियो आ गई थी, तो उसको भी देख सकते हैं, पेपर 1 के। अब इसमें क्या है? तो ये माय लास्ट डचेस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से विक्टोरियन पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग लिखा था, ठीक है। उसके बाद, इन दिस पोएम विच इज डील्स विद विक्टोरियन सोशल इशूज अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन। ये जो पोएम है क्या चीज़ को कवर करता है? विक्टोरियन पोएट में जो विक्टोरियन एज था, उसमें जो वुमेन की कंडीशन था, उसमें जो वुमेन की इशू थे, वुमेन के साथ जो इशू थे, उसके बारे में ये पोएम बताता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? इफ़ फर्स्ट अपीयर इन 1842 इन ड्रामेटिक लिरिक। ये जो पहले जो लिखा गया था, इसमें किस में लिखा गया था? एक ड्रामेटिक लिरिक नाम की एक बुक है, जो कि पोएम का कलेक्शन है, 1842 में वो पब्लिश हुआ था, तो उसमें ये पोएम को रखा गया था। बाद में इसको क्या किया गया? इटली 7 ईयर लेटर, इसको 7 ईयर लेटर क्या, इसको फिर से पब्लिश कराया गया, चेंज करके माय लास्ट डचेस को 1849 में, उसके टाइटल को चेंज करके ड्रामेटिक लिरिक के हटाकर, और उसमें माय लास्ट डचेस लिखकर 1849 में इसको रीपब्लिश कराया गया था, ठीक है। थोड़ी सी मुझे सर्दी है, इसीलिए थोड़ी सी आपकी सब्सिडी की क्लास नहीं हो पाई है, लेकिन आपकी क्लास कल से रेगुलर चलेगी, सब्सिडी की भी। हो सकता है कल हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में कोई एक चले। तो चलिए, इसको रीपब्लिश कराया था 1849 में, ठीक है। 1842 में इसको ड्रामेटिक लिरिक से हटाकर, उसके बाद इसको 7 ईयर बाद रीपब्लिश कराया गया 1849 में माय लास्ट डचेस के नाम से। अब द मेजर रीजन ऑफ दिस फेम, और ये बहुत ही फेमस पोएम रहा, तो इसके फेम का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो देखिए, द मेजर रीजन ऑफ फेम ऑफ माय लास्ट डचेस इज दैट इट इज प्रोबेबली द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये जो था एक पहला एग्जाम्पल था रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा लिखा गया माय लास्ट डचेस ड्रामेटिक मोनोलॉग में, ठीक है। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए ये मास्टर कहा जाता है, मास्टर कहे जाते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिखते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। और विक्टोरियन के वन ऑफ द फेमस पोएट थे ये जो रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है।
तो आपको इंट्रोडक्शन में इतने पार्ट लिखने हैं। अब थीम ऑफ द पोएम की बात करें तो देखिए थीम ऑफ द पोएम क्या है, द रोल ऑफ द वुमेन इन सोशल एंड रिलेशन। देखिए वुमेन का रोल दिखाया गया है इसमें, सोसाइटी में उसका रोल क्या है और इस रिलेशनशिप में उसका रोल क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है। उसके बाद क्या है, ऑनरशिप दिखाया गया है किसके द्वारा, ड्यूक के द्वारा। वो ऑनरशिप दिखाता है, अपने आप का पावरफुल समझता है, पावर दिखाया गया है इसमें। कठोरता दिखाई गई है, क्रूर, निर्दयी वो अपने आप को दिखाया है। इसके अलावा जेलस फील करता है, ये भी वो दिखाया गया है इसमें। तो इसमें थीम में आप ये भी डालेंगे। इसके अलावा क्या है, कंट्रोल ओवर अ पार्टनर, अपने पार्टनर को कंट्रोल, फिर डोमिनेंस इन अ रिलेशनशिप, ये सारे का। फिर इसके अलावा ऑब्जेक्टिफिकेशन भी दिखाया गया वोमेन पर। तो थीम में ये सारे टॉपिक आप डालेंगे उसमें लाइन से। उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ द पोएम की बात करें तो देखिए ये बैकग्राउंड इसका कहाँ से आया था, तो द पोएम इज बेस्ड ऑन रियलिटी। ये पोएम जो है रियलिटी से बेस्ड है, रियलिटी पे बेस्ड है। अब वो कौन सी रियलिटी पे, तो देखिए इट इज़ अ कंसीडर दैट द स्पीकर इज मोस्ट लाइकली अल्फेनो सेकेंडिस्ट। ये जो इटली का जो है ये एक कितना अल्फोनो सेकेंडिस जो था वो फिफ्थ ड्यूक ऑफ फेरेरा था, ठीक है, जो कि इटली का एक शहर है, जो कि मैरिड किया था, मैरिड किसे, वो शादी किसे किया था, तो लुक्रेजिया डी से, जो कि 14 साल की एक छोटी सी लड़की थी, जो कि 1558 की बात है ये, ठीक है। तो 1558 में एक 14 साल की लड़की से जिसका नाम लुक्रेजिया डी था, उससे कौन, अल्फोनो सेकेंडिस्ट शादी किया था। अब एट द टाइम ऑफ द मैरिज ड्यूक वॉज 25 ईयर ओल्ड, और उस मैरिज के टाइम में ये जो ड्यूक था अल्फोनो वो कितना साल का था, 25 साल का। और डचेस जो थी, वो लड़की जो थी, रानी जो थी, वो 14 साल की थी, ठीक है। और उसके 3 साल ही बाद उसकी मर्डर कर दी गई, उसको मार दिया गया 17 साल की उम्र में ही। तो इसी रियलिटी पे बेस्ड ये पोएम पूरे को लिखा गया है। तो इसका बैकग्राउंड के बारे में भी पता चल गया। अब देखिए आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे इस पोएम में, तो सेंट्रल आइडिया में आप जनरली समरी को लिखेंगे, उसको समरी को अच्छे से बता दीजिएगा, बस उतना ही काम है। तो देखिए इसके समरी की बात करें तो देखिए माई लास्ट डचेस ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और ड्यूक इज द स्पीकर ऑफ दिस पोएम, और इस पोएम में क्या है, ड्यूक जो है स्पीकर है, बोलने वाला है। एंड द साइलेंट लिसनर इज अ मैसेंजर, और मैसेंजर कौन है, जो आया है, जो कि काउंट के द्वारा जो भेजा गया मैसेंजर है, वो अपनी बेटी की शादी के लिए जो मैसेंजर को भेजा था, वो यहाँ पे लिसनर है, सुनने वाला है। और का यहाँ डी को फेरेरा जो है वो क्या, स्पीकर है, बोलने वाला है। क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग में ऐसा ही होता है, स्पीकर बोलता है और लिसनर जो है बस सुनते रहता है, और उसके एग्जिस्टेंस को लगभग साइलेंट कर दिया जाता है। अब इसमें क्या है, ही शोज हिम द पिक्चर ऑफ हिज डेड वाइफ, और वो क्या करता है मैसेंजर के सामने में अपने पत्नी जो रहती है उसकी पिक्चर को शो करता है, जो कि पेंटेड ऑन द वॉल, जो कि पेंटेड रहता है वॉल पे। उसके बाद क्या है, द डचेस वाज अ वोमैन ऑफ गुड नेचर, और वो क्या रहती है, डचेस मतलब उसकी जो पत्नी रहती है वो क्या रहती है, वो काफ़ी गुड नेचर की रहती है, बहुत ही अच्छी होती है। सी वॉज अ सिंपल हार्टेड, वो उसका हृदय जो रहता है वो सिंपल रहता है। एंड सी बिकम हैप्पी वेरी सुन, और वो बहुत जल्दी ही किसी से भी हैप्पी हो जाती थी, खुश हो जाती थी। अब सी वॉज ईजिली इम्प्रेस्ड बाई सिंपल थिंग्स, और वो बहुत छोटे छोटे चीज़ जो उसके नौकर द्वारा भी किया गया रहता, सारी चीज़ के जितने भी सारी चीज़ें रहती है उससे भी बहुत जल्दी वो खुश हो जाती थी। सी थैंक पीपल विथ ए स्माइल, और वो अपने थैंक्स कैसे बोलती थी, तो वो थैंक्स बोलती थी, इसके अलावा वो स्माइल करके भी थैंक्स बोलती थी। अब ये जो इसका नेचर था, ये गुड नेचर, ये किसको पसंद नहीं था, तो ड्यूक को पसंद नहीं था। तब बट ड्यूक वाज डिड नॉट लाइक दिस बिहेवियर, ये बिहेवियर को, उसको इसका जो बिहेवियर था डचेस का, वो ड्यूक को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उसके बाद क्या होता है, तो द डचेस द थॉट हर बिहेवियर वॉज नॉट अप टू हिज स्टैंडर्ड, और ये देखिए वो एक रानी है, एक राज्य की रानी है, ठीक है, एक शहर की रानी है वो। तो ये ड्यूक को लगता था कि वो इतनी बड़ी रानी है, उसको लगता कि मैं बहुत बड़ा हूँ, वहाँ का ड्यूक है, वहाँ का राजा है। तो उसको लगता था कि उसको जो लगता था कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरी रानी जो है इसका बिहेवियर ये स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाता, मेरे स्टैंडर्ड से। तो वो एक दिन क्या करता है, सो वन डे गिव अ कमांड, वो अपने जो सैनिकों को होता है एक कमांड देता है, ठीक है। उसके बाद देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, ये आपके पोएम की लाइन है जिसमें क्या लिखा गया है, देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, उसकी जो स्माइल को रोक दी जाती है, मतलब उसे मार दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करें सेंट्रल आइडिया में, तो ड्यूक वाज अ क्रूल एंड ग्रीडी, ड्यूक को क्या किया गया है, दिखाया गया है एक निर्दय व्यक्ति दिखाया गया है, इसके अलावा लालची भी दिखाया गया है। ही वॉज नॉट टू गेट ही वॉज नॉट गुड गेट डाउरी इवन ही सेकेंड मैरिज,
और वो क्या चाहता था, वो एक अच्छा दहेज चाहता था, अच्छा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दहेज चाहता था। किससे? वो सेकंड मैरिज होने वाला था उससे, क्योंकि उसमें दिखाया, उसमें लिखा नहीं है कि उसमें उसको दहेज चाहिए, उसमें वो बता रहा है कि मतलब हमको दहेज नहीं चाहिए, बस हमको उसकी बेटी से शादी करनी है। लेकिन वो इतना बड़ा छल कपटी था, तो उसके अंदर में तो दहेज की भावना आएगी ही, तो वो अपने सेकेंड मैरिज से दहेज कहीं ना कहीं चाहता था। उसके बाद क्या है, ही प्रेजेज हिमसेल्फ ऑल टाइम, और वो अपने आप की बहुत ही हमेशा तारीफ करता था, ठीक है, वो बहुत ही अपने आप को बड़ा दिखाता था, तारीफ करता था सबके सामने में। ही इज़ अ वेरी प्राउड ऑफ हिज रॉयल फैमिली, और उसको अपने रॉयल फैमिली पे उसका जो नाम मिला है ड्यूक का, उस पर उसको बहुत ही घमंड था, वो उसको बहुत उस पर प्राउड था, ठीक है। उसके बाद क्या है, द प्राउड हैज़ मेड अ गुड नेचर गुड यूज टू आयरनी, और इसमें क्या हुआ है, आयरनी क्या होता है, एक लिटरेरी टर्म है जिसका यूज फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें इस पोएम में इस आयरनी का बहुत ही अच्छा से यूज किया गया है। अब इसमें क्या है, इन रिवेलिंग द ड्यूक कैरेक्टर, ड्यूक के कैरेक्टर को दिखाने में आयरनी का बहुत ही अच्छे से यूज़ किया गया है। एज आफ्टर रीडिंग द पोएम, और हम जब पोएम को अच्छे से रीड करते हैं, वी कम टू नो दैट द ड्यूक बैड पर्सन एंड द डचेस वाज अ काइंड लेडी। तब जब हम पोएम को पढ़ लेते तो हमको कैसा लगता है कि ड्यूक एक बुरा इंसान है और डचेस एक बहुत ही दयालु टाइप की एक लेडी थी। अब इसके पोएम की मीटर की बात करें तो ब्राउनिंग माई लास्ट डचेस, ब्राउनिंग की जो एक माई लास्ट डचेस जो पोएम है, इज अ रिटेन इन आयम्बिक पेंटामीटर। अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, तो देखिए, आयम्बिक पेंटामीटर को हम द ईव ऑफ सेंट इंग्स के सेकेंड लेक्चर में बता चुके हैं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आयम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है कि एक 5 सेलेबल होते हैं, मतलब 5 मीटर होते हैं, जिसमें एक स्ट्रेस एक नॉन स्ट्रेस रहता है, ठीक है, सेलेबल में। तो ऐसे ऐसे कि 5, अगर 5 फीट के रहेंगे तो उसको 5 मीटर 5 पेंटामीटर बोलेंगे, ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर। अगर इसके अच्छे से डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद आयम्बिक पेंटामीटर इन आयम्बिक पेंटामीटर वेयर द लाइन कंटेन 5 सेलेबल, वो जो लाइन रहती है जिसमें पेंटामीटर का यूज़ किया जाता है, उसमें 5 सेलेबल होते हैं, मतलब 5 मीटर होते हैं, और ईच सेलेबल, प्रत्येक सेलेबल जो होता है उसमें से एक अनस्ट्रेस्ड वर्ड होता है और एक स्ट्रेस वर्ड होता है, ठीक है। और इसी अनस्ट्रेस और स्ट्रेस के कम्बिनेशन से सेलेबल बनता है, और सेलेबल को हम क्या बोलते हैं, फीट, और फीट अगर 5 रहे तो उसको आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। अब आगे बात करें तो देखिए, आपके आगे में है क्या लिखा गया है, राइमिंग स्कीम के बारे में। अब राइमिंग स्कीम क्या होता है, तो राइमिंग स्कीम किसी पोएम की लास्ट वाली जो साउंड होती है, जब हम किसी लाइन को पढ़ते हो तो उसमें लास्ट की जो वर्ड रहते हैं उसका साउंड उसके नीचे वाले से अगर सेम खाता है, लास्ट वाली जितने भी लाइन रहते हैं अगर उससे सेम खाता है, तो उसी को बोलते हैं राइमिंग स्कीम है। तो उसको राइमिंग स्कीम की बात करें तो माई लास्ट डच इज रिटन इन अ राइमिंग कपलेट, इसमें कपलेट का यूज़ किया गया है, ठीक है। कपलेट का मतलब 2-2 लाइन की पोएम होती है, जिसका राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी डी डी। यहाँ पे क्या बोला, द राइम ऑल परफेक्ट राइम्स एंड द स्कीम ऑफ द पोएम इज कंसिस्टेंट थ्रू आउट दी फॉलो। इस पोएम में, पूरे पोएम में कैसा राइमिंग स्कीम यूज किया जाता है, जिसमें ए बी बी सी सी डी डी इस पैटर्न का राइमिंग स्कीम यूज किया जाता है। और इसमें जितने भी पोएम का स्टेंजा है सारे कपलेट है, ठीक है, मतलब 2-2 लाइन की है। अब इसकी आगे बात करें तो लिटरेरी डिवाइस इसमें से क्या सब यूज हुआ है, तो एजोनेंस का यूज किया जाता है, कंसोनेंस का यूज किया गया है, इसके अलावा सिमिली का भी बहुत अच्छे से यूज किया गया है। और आयरनी का तो ड्यूक के कैरेक्टर को दिखाने के लिए बहुत अच्छे से यूज किया ही गया है। इसके बाद हाइपरबली, सिंबोलिज्म और अल्यूजन, ये सारे जितने भी लिटरेरी डिवाइस है सारे की यूज हुए हैं, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। अब इसमें से हाइपरबली, आयरनी वगैरह हम पढ़ा चुके हैं, जिसका लिटरेरी डिवाइसेस में आपको लिटरेरी टर्म वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें कंक्लूजन की बात करें तो देखिए, ओवरऑल द पोएम इज सच अ ग्रेट पोएम ऑफ द रॉबर्ट ब्राउनिंग वेयर ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब अबाउट द सिचुएशन ऑफ विक्टोरियन एज। इसमें ओवरऑल क्या, इसमें यह एक ग्रेट पोएम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, जहाँ ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है सिचुएशन ऑफ विक्टोरियन एज, वहाँ की जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में दिखाया गया है। इसमें चाहे तो आप और भी जोड़ सकते हैं, ड्यूक के कैरेक्टर को जोड़ सकते हैं कि उसका कैरेक्टर कैसा रहा, फिर यहाँ डचेस की कैरेक्टर को जोड़ सकते हैं। तो कंक्लूजन में आप जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ आपके लिटरेरी टर्म ये सारे के सारे चीज़ हो गए। इसी के साथ आपके द लास्ट डचेस पूरी की पूरी ख़त्म होती है। अब अगले दिन से आपका नया चैप्टर चलेगा, जिसको 2 दिन के अंदर हम ख़त्म कर देंगे, देखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपका अगले लेक्चर में आपका साइकोलॉजी या फिर द पॉलिटिकल साइंस की सब्सिडी भी करवाऊंगा, और साथ साथ आपका ये नया चैप्टर भी चलेगा और पार्ट 1 का भी चलेगा, ठीक है। और सारे के सारे 17 तारीख तक ख़त्म कर दिए जाएंगे, इतना भरोसा रखिएगा। तो चलो यार, इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई मस्त से करते रहिए, ठीक है।